नमस्ते दोस्तों, तो मैं लेकर आ चुका हूँ मैराथन क्लास, जिसमें हम सर की क्लास 1 और क्लास 2 का पूरा रिवीजन करेंगे एक ही क्लास में। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ही ये वीडियो है और बड़ी मेहनत से बनाई हुई है। और इसमें मैं आपको फुल PDF जो है फ्री दे रहा हूँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने द्वारा हाथों द्वारा लिखित PDF दे रहा हूँ। ये PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में जाकर मिलेगी। ये टेलीग्राम ग्रुप का स्कैनर है, इसको स्कैन कर लीजिए, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते इस वीडियो को, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। केरल के त्यौहार कौन सा है? तो देखो, केरल का त्यौहार है ओणम, जो कि 10 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। और पहला दिन होता है अथम। पहले दिन को क्या कहते हैं? पहले दिन को कहते हैं अथम, और 10वें दिन को कहते हैं थिरुओणम। मलयालम कैलेंडर के अनुसार चिंगम महीने में इसे मनाया जाता है, ठीक है। केरल के अन्य त्यौहार की बात करें तो विंसु जो कि मलयालम का नया वर्ष होता है, और थेयम देवताओं का नृत्य से संबंधित होता है। और अट्टुकल पोंगल देवी पार्वती जी को समर्पित होता है। और चौथा होता है मकरविलक्कू, जो कि सबरीमाला मंदिर में मनाते हैं, और सबरीमाला मंदिर में अयप्पन भगवान के लिए है। सबरीमाला मंदिर जो है अयप्पन भगवान के लिए, और ये मकरविलक्कू 7 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु के कितने शहर में आयोजित किया गया था? तो ये तमिलनाडु के 4 शहर में आयोजित किया गया था। और इसके शुभांकर कौन थे? हिम तेंदुआ जो थे इसके शुभांकर थे। कौन कौन से शहर थे? एक त्रिची था, दूसरा कोयम्बटूर था, और तीसरा था चेन्नई। और चौथा कौन सा था? चौथा आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि चौथा कौन सा था, ठीक है। और पहला कहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए? तो पहले हुए ये सबसे पहले नई दिल्ली में हुए 2018 में। और फिर दूसरा कहाँ हुआ? तो दूसरा 2023 में भोपाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसे हिंदी में रेत की समाधि कहते हैं, इसकी रचना किसने की? तो गीतांजलि श्री ने की, ठीक है ना। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2005 में इनको मिला था, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज इसी के लिए इन्हें मिला। और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था? तो डेजी रॉकवेल ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। बुकर प्राइज और मेन बुकर, ये दोनों ही नाम बुकर पुरस्कार से संबंधित है। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। ये 5 भारतीयों को मिला है। पहला भारतीय कौन सा था? तो VS नायपाल थे, जिन्हें इन ए फ्री स्टेट के लिए मिला था। किसके लिए? इन ए फ्री स्टेट के लिए मिला था। और पहली भारतीय महिला कौन सी थी? पहली भारतीय महिला अरुंधति रॉय थी, जिन्हें मिला था। और इन्हें मामूली चीज़ों का देवता के लिए मिला था। और चौथा क्वेश्चन है अपना, नीसी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में नीसी भाषा बोली जाती है। और त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो त्रिपुरा में कोक बोरोक भाषा बोली जाती है, कोक बोरोक भाषा। गोवा में कोणंकी भाषा बोली जाती है। और तुलु और कोरवा कर्नाटक में बोली जाती है। मिजो भाषा मिजोरम में बोली जाती है। और सेंटिनली भाषा कहाँ? अंडमान निकोबार में बोली जाती है। और इंग्लिश भाषा जो है नागालैंड और सिक्किम बोली जाती है। क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया था। इसकी धारा कौन सी थी? तो 321 इसकी धारा थी, ठीक है। और ये अनुसूची कौन सी थी? तो 10वीं अनुसूची में था। ये 10वीं अनुसूची थी। इसकी पेश कब किया गया? तो पेश किया गया 1 अप्रैल 1935 को पेश किया गया। और इसी समय RBI की स्थापना भी हुई थी। और पारित कब किया गया? तो पारित किया गया 2 अगस्त 1935 को इसको पारित किया गया था। और इसके आने से जो है केंद्र में द्वैध शासन शुरू हो चुका था, और प्रांतों में द्वैध शासन खत्म हो चुका था, खत्म कर दिया गया था, ये चुका था, दोनों ही है।
संघीय न्यायालय कब बना? संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को बना था। इसके CGI मॉरिस स्क्वेयर थे, ठीक है ना। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत सचिव परिषद कब खत्म हुआ? तो 1935 के अधिनियम से खत्म हुआ। पहला भारत सचिव कौन था? तो स्टैनली था। इस अधिनियम को नेहरू जी ने दास्ताक अधिनियम कहा था। और इस अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ किसने कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको पूर्णतः सड़ा हुआ कहा था। और इस अधिनियम से अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई थी, ठीक है। और इस अधिनियम से शक्तियों का विभाजन किया गया था, जिसमें देखो संघ था और दूसरा राज्य था, तीसरा समवर्ती सूची थी, ठीक है ना। संघ में कितने विषय थे? तो 59 विषय थे और राज्य में 54 विषय थे। और अगर समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें 36 विषय थे। बर्मा भारत से कब अलग हुआ? तो ये 1937 को भारत से अलग हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जर्नल पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? तो ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम बनाया गया। इसे नाथ एक्ट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नाथ एक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसी से सुप्रीम कोर्ट बना था। इसी एक्ट से सुप्रीम कोर्ट बना था। और सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन थे? 1773 में CG यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इलाइजा इम्फे थे, ठीक है ना। ये पहला कहाँ था? कोलकाता में, अभी नहीं दिल्ली में, मुंबई में। पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला गवर्नर कौन था? तो क्लाइव पहला गवर्नर था। और पहला गवर्नर जनरल था हेस्टिंग था। इसी एक्ट से कंपनी और राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई थी, ठीक है। इसी एक्ट से कंपनी और राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई थी। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बैटिंग था 1833 एक्ट से। और भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था 1858 एक्ट से, केनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो ये चार्टर अधिनियम 1813 के तहत इन्होंने 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिए थे। और देखो इसी एक्ट से जो है EIL मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हुई थी, ठीक है ना। ब्रिटेन के नागरिक के लिए सभी भारत के सभी व्यापार खोल दिए गए थे। बस चाय को छोड़कर सभी व्यापार खोल दिए गए थे। अब वुड्स का डिस्पैच एक्ट डलहौजी के समय आया था। भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिनियम पत्र किसे कहा जाता है? तो ये महारानी की घोषणा को कहा जाता है 1858 को। इसको पढ़ा केनिंग ने था। कहाँ पढ़ा था? प्रयागराज में। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1783 के द्वारा, ठीक है ना, 1783 के द्वारा। 9वां क्वेश्चन है, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किसने किया था? तो ये किया था 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ये हुआ था। भारत का पहला उच्चायुक्त कौन था? तो ये विलियम स्टीवेंसन था। विलियम स्टीवेंसन भारत का पहला उच्चायुक्त था। महिला को वोट देने का अधिकार 1926 से मिला, बॉम्बे महाराष्ट्र में सबसे पहले। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1921 से लागू हुआ। और इसी की समीक्षा मतलब कि इसी को देखने के लिए साइमन कमीशन आया था। और इसी एक्ट से द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई और प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए। 1919 एक्ट से ही प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया था। और 1919 एक्ट से यूपीएससी आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 को। और पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी यूपीएससी की? तो ये थी रॉस वर्कर। भारतीय नहीं थी, ये पहली अध्यक्ष थी रॉस वर्कर। और पहली भारतीय अध्यक्ष थी एच के कृपलानी जी, 1937 से 1949 तक थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो ये हुआ सितंबर 1946 में, जिसमें 11 सदस्य थे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वेवल थे। उपराष्ट्रपति, विदेशी मंत्री और राष्ट्रमंडल प्रभारी ये सभी कौन थे? नेहरू जी थे। और कमांडर इन चीफ कौन थे? लॉर्ड ऑचिन
लेक जो थे कमांडर चीफ थे। और भारत राष्ट्रमंडल सदस्य कब बना? भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना है? तो 17 मई 1945 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो फलक संस्कृति किसने दी थी? एच डी संकालिया जी ने फलक संस्कृति दी, नाम दिया था इसको, ठीक है। और ये मध्य पाषाण कालीन संस्कृति को कहते हैं, ठीक है। जोखे संस्कृति कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जो कि दैमाबाद और इनाम गांव इसकी साइट है। और कायथा संस्कृति एमपी में है, और मालवा संस्कृति एमपी में है। आहर, जिसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, तो ये राजस्थान में है। और ये सभी संस्कृति ताम्र प्रसार काल की संस्कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पुरातत्वविद ने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों का प्रागैतिहासिक महत्व की खोज की? तो वी.एस. वडाकर ने इसको किया। और ये कहाँ थी? तो ये रायसेन जिला एमपी में है। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? तो रायसेन जिला एमपी में है। और इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था 2003 में, ठीक है। और विंध्या पर्वतमाला के बीच में ही स्थित है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? दमदमा से निकले हैं, जो कि यूपी में है। और यहीं से 41 मृत शरीर मिले हैं सब। और महदहा यूपी में है। और लंघनाज कहाँ? गुजरात में है। और सराय नाहर राय कहाँ है? तो ये यूपी में है। और अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? तो लेखहिया शिलाश्रय में मिले। लेखहिया शिलाश्रय में मिला है, जो कि एमपी में है, विंध्या पर्वत में है, ठीक है। प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ मिले हैं? तो ये हथनौरा से मिले हैं, एमपी में है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई? तो ये नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई, ठीक है। और इसमें पहिए की खोज की गई थी। और सबसे पहला अनाज कौन सा उगाया गया था? तो जौ। और मध्य पाषाण काल पशुपालन स्टार्ट कर दिया गया था मध्य पाषाण काल में। और पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी। और साइट की बात करें, मतलब जगह की बात करें, तो हल्लूर जगह कहाँ है? कर्नाटक में है। उत्तनूर तेलंगाना में है। चिरंद बिहार में है। और बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है। हथनौरा एमपी में है, यहाँ मानव खोपड़ी मिली है। और उमरी कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा, जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। और इसको यूनेस्को की 40वीं साइट के रूप में जाना जाता है। मतलब ये यूनेस्को की 40वीं साइट है। यूनेस्को में टोटल कितनी साइट है? तो टोटल 43 साइट है। और कौन सी अभी बनी है? तो 43वीं मोदी आर्म्स है, ठीक है। और अगर बात करें तो कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में कालीबंगा है। यहाँ से लकड़ी का हल और जूते हुए खेत मिले हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे है। और यहाँ से बृहद स्नानागार, अन्नागार और कांसे की बनी नर्तकी मिली है। और अगर लोथल की बात करें तो लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और यहाँ से एक बंदरगाह मिला है, जो कि गोदीवाड़ा बंदरगाह है। सुनामी के साक्ष्य, स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो धोलावीरा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलाई। जैसे मांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में है। और राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी है हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी? राखीगढ़ी है। और यहीं पर हड़प्पा संग्रहालय बनाया जा रहा है। और अगर जैव अंगार राज्य की सही जोड़ी बात करें तो देखो, देवांग जैव मंडल कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा जैव मंडल सिक्किम में है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। सोसचलम आंध्र प्रदेश में है। कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो 18 हैं। और पहला कौन सा है? तो पहला है नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। इसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। और सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन सा है? तो ये है कच्छ कारण, जो कि जंगली गधा के नाम से मतलब जंगली गधा के लिए जाना जाता है। सबसे छोटा कौन सा है? तो डिब्रो टोरबोवा है, जो कि असम में है। पहला मरीन जैव मंडल कौन सा? मन्नार की खाड़ी है,
ठीक है, जो कि समुद्री गाय के लिए जाना जाता है। और दूसरा कौन सा है, देखो पहला तो ये वाला हो गया, ठीक है, नीलगिरी। और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में है। नोक्रेक कहाँ, नोक्रेक जैवमंडल कहाँ, तो ये कहाँ, मेघालय में है। मेघालय में है, गारो पहाड़ियों में, गारा पहाड़ियों में, ठीक है। और मानस कहाँ है, तो मानस असम में है। और सिमलीपाल उड़ीसा में है। और पंचमढ़ी एमपी में है। अगस्तमलाई केरल में है। और अचन कमार कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम है। जीवोम किसे कहते हैं, देखो सजीव होते हैं और निर्जीव, इन दोनों के सजीव और निर्जीव के संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा जीवोम कहलाता है, ठीक है। तो सजीव कैसे होते, सजीव जो पेड़ पौधे होते हैं वो सजीव, जानवर सजीव होते हैं, बैक्टीरिया सजीव होते हैं। निर्जीव होते हैं, पत्थर और मिट्टी निर्जीव होते हैं, ठीक है। देखो परिस्थिति जीवों का अंग नहीं है, तो परिस्थिति तंत्र। रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन। टोटल रामसर सम्मेलन कितनी है, तो रामसर साइटें 85 हैं, कितनी हैं, 85 हैं। और भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो चिल्का, जो कि उड़ीसा में है। और सबसे छोटी रामसर कौन सी है, तो रेणुका है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और नंज नारायण पक्षी अभयारण्य कहाँ, तमिलनाडु में है। और काछुवेली कहाँ है, तो ये भी तमिलनाडु में है। और तवा जलाशय कहाँ है, ये एमपी में। सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है, 18 रामसर साइट हैं। टोटल हॉट स्पॉट क्षेत्र कितने हैं, तो चार हैं, जो जिनमें से देखो हिमालय है पहला, दूसरा है हिमालयन है पहला, दूसरा है भारत और वर्मा, तीसरा पश्चिमी घाट, चौथा है स्विट्जरलैंड। सही जोड़ी मिलाई, देखो अप्पेली बंदरगाह, अप्पेली बंदरगाह कहाँ है, तो केरल में है। और एन्नोर बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में है। पारदीप बंदरगाह उड़ीसा में है। काकीनाडा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम सबसे गहरा वाला बंदरगाह है। सबसे पुराना वाला चेन्नई, सबसे पुराना और सब पहला भी बोल सकते हैं, ठीक है। और पहला नियमित बंदरगाह एन्नोर का बंदरगाह है। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो मुंबई का। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। और एक स्वर्णिम त्रिभुज भी है, जो कि आगरा, दिल्ली और जयपुर को जोड़ती है, ठीक है ना। और स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई की बात करें तो 5846 किलोमीटर है। और इसको शुरू किया गया था 6 जनवरी 1999 को, लॉन्च किया 2001 में, और ये बनकर तैयार हुआ 2012 में, ठीक है। भारत का सड़क नेटवर्क कितना है, तो 63.443 लाख किलोमीटर है। दुनिया का दूसरा स्थान है भारत का, ठीक है, सड़क नेटवर्क में। नेशनल हाईवे का नेटवर्क कितना है, तो 1,46,145 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा किसमें, तो महाराष्ट्र में 18,000 है। और यूपी में है 12,000। 22वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम था, पंजाब में अधिकतम था, कितना था, 31.09% था। एससी भारत में 16.6% हैं। और एसटी भारत में 8.6% हैं, ठीक है ना। एससी सबसे कम प्रतिशत कहाँ है, तो मिजोरम में है। सबसे कम प्रतिशत एससी का है मिजोरम में 0.1। और सबसे ज़्यादा एससी का प्रतिशत कहाँ है, तो यूपी में है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे कम था, ठीक है। मिजोरम दूसरे नंबर पे आता है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। और सबसे ज़्यादा अगर यूटी में पूछे, तो बिहार तो एक राज्य होगा, अगर यूटी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछे तो दिल्ली में है, ठीक है। और यूटी में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, तो ये है अंडमान निकोबार।
कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र भारतीय बैंक इको रेप रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक प्रकाशित करता है और ये 5 ट्रिलियन पार करने वाला तीसरा बैंक बन गया है। तो पहला और दूसरा बैंक कौन सा है? तो पहला बैंक है HDFC जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और दूसरा ICICI बैंक जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में, दोनों का। और भारतीय स्टेट बैंक का भी जो है हेडक्वार्टर मुंबई में। इसको इस्टेब्लिश किया गया 1 जुलाई 1955 में, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक की इस्टेब्लिश किया गया, मतलब की स्थापना की गई थी कब? 1854 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बैंक ऑफ बड़ौदा को 1908 में किया गया था। विचार करें तो गोरवारा समिति किस संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी? ये सही है। और 6 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, ठीक है। और पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 19 जुलाई 1969 को हुआ, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसमें PM थी इंदिरा गांधी और वित्त मंत्री भी इंदिरा गांधी ही थी। और RBI के गवर्नर कौन थे? तो LK झा थे। कौन थे? LK झा। और फिर दूसरा वाणिज्य मतलब कि राष्ट्रीयकरण हुआ तो बैंकों का, तो कितने बैंक थे? 6 बैंक थे। और कब हुआ था राष्ट्रीयकरण दूसरा? तो 5 अप्रैल 1980 को हुआ था। PM कौन थे? PM थी इंदिरा गांधी और वित्त मंत्री इसकी वेंकट रमन थी, वेंकट रमन। RBI के गवर्नर कौन थे? तो IG पटेल थे। IG पटेल थे RBI के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति नहीं है, शक्ति का मात्रक नहीं, तो शक्ति का किलोवाट घंटा मात्रक नहीं है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का। शक्ति का मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक है वाट। क्या है? वाट। अपवर्तनांक का मात्रक कोई नहीं होता, ठीक है। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। और धारिता का मात्रक कौन है? फैराडे। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है और स्वप्रेरकत्व का भी मात्रक हेनरी है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। और आवर्धन का मात्रक क्या है? तो इसका भी मात्रक कोई नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है और चुंबकीय घनत्व का मात्रक है टेस्ला। और इस दाब है, इसका मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ये किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई है। किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक रहता है? तो ठोस के अणुओं के बीच सबसे अधिक आकर्षण बल रहता है। रासायनिक परिवर्तन है जिसमें नया चीज़ बनता है, जैसे कि मक्खन का खट्टा होना, ठीक है। और कागज़ का जलना, लोहे पर जंग लगना, गन्ने का सिरका, अगरबत्ती का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। और होमवर्क क्वेश्चन अपना कौन सा था? तो होमवर्क क्वेश्चन था उदार शक्ति 2024 अभ्यास भारत के किस देश के बीच हुआ? तो ये भारत और मलेशिया के बीच हुआ। यह भारत और मलेशिया के 5 से 9 अगस्त के बीच हुआ। और ये कहाँ हुआ? तो मलेशिया के कुआंतान में आयोजित किया गया था। अब हम करने वाले हैं सेकंड क्लास का रिवीजन, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। रिवीजन के क्वेश्चन देखिए। पहला, ओणम मलयालम कैलेंडर के किस महीने मनाया जाता? तो ये चिंगम महीने में मनाया जाता है। वर्मा किस वर्ष भारत से अलग हुआ? तो ये 1937 के में अलग हुआ। कायथा संस्कृति ताम्रपाषाणकालीन भारत के किस राज्य में है? तो ये है MP में। कहाँ है ये? MP में है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, किसी फल का सड़ना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और मिजोरम की जनसंख्या घनत्व 52% है, 52%। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार संगीत वाद्य यंत्र का युग्म सही नहीं है? तो देखो, L सुब्रमण्यम वायलिन से संबंधित है। उस्ताद अहमद खां किस तबला से संबंधित नहीं थे? ये थे सरोद से, सरोद सम्राट कहलाते थे। और अन्य पूर्णिमा देवी जो है सुरबहार से संबंधित है। अन्य की बात करें तो देखो, केलू चरण महापात्रा पखावत से संबंधित है। डॉक्टर N राजन लाल गुड़ी जयरमन ग्वालियर से संबंधित है। टी गोपालन पालघर रघु मृदंग से संबंधित है। बागेश्वरी कमल अली अहमद शहनाई से संबंधित है। और पन्ना घोष V कुंजमणि किससे संबंधित है? तो ये बांसुरी से संबंधित है। और
यावगल और पंडित जसराज तबला से संबंधित है और राजीव जनार्दन उमाशंकर मिश्रा सितार से संबंधित है और कदरी गोपाल नाथन किससे संबंधित है? सैक्सोफोन से संबंधित है और ब्रजभूषण कावरा गिटार से संबंधित है। अन्य की बात करें तो देखिए बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई से संबंधित है और इन्हें भारत रत्न पाने वाले तीसरे व्यक्ति थे, ठीक है ना। और इन्हें 2001 को भारत रत्न मिला था। लता मंगेशकर जी को भी 2001 में ही भारत रत्न मिला था। जब ये तीसरे थे तो पहले दूसरे कौन थे? तो देखो पहले जो थे वे थे MS सुब्बलक्ष्मी जी थी जिन्हें 1998 में मिला था और दूसरे थे पंडित रविशंकर जी जिन्हें 1999 में भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य को मिथिला शैली की चित्रकारी के अभ्यास के लिए जाना जाता है? तो मिथिला शैली को हम मधुबनी शैली भी कहते हैं। ये बिहार में जाना जाता है, बिहार में, ठीक है। अगर बिहार में अन्य की बात करें तो अरिपन और गोदरा बिहार की ही है। कर्नाटक की कौन सी पेंटिंग है या फिर चित्रकारी है? तो कर्नाटक की है कसूती और रंगवाली और केरल की कमला और जट्टू और यूपी की बात करें तो पूर्णा चौक। अगर अन्य बात करें देखो अन्य की तो फ्रेस्को पेंटिंग हरियाणा की है, चेरियल निर्मल तेलंगाना की है, वारली रंगोली महाराष्ट्र की है, पट्टा चित्र सौरा उड़ीसा की है और कंगना आरोप किसकी है? ये हिमाचल प्रदेश की है और कलमकारी मुगलू किसकी है? आंध्र प्रदेश की है और फड़ कजली राजस्थान से है, अल्पना है पश्चिम बंगाल से, रेपण है उत्तराखंड से, बाघ है MP से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इनकी अन्य पुस्तक की बात करें तो देखिए इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया बिफोर गांधी इन्हीं की पुस्तक हैं। ए फाइन बैलेंस रेहिंगटन मिस्त्री की पुस्तक है। ए टेल ऑफ टू सिटीज किसकी है? चार्ल्स डिम्प्रेस की है और द जजमेंट किसकी है? तो द जजमेंट है कुलदीप नैयर की है और द गोल्ड फादर किसकी है? तो मेरियो पूर्जो की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य त्योहार। बिहार का त्योहार की बात करें तो बिहार का त्योहार है बिहुला। असम के त्योहार की बात करें तो बिहू जो है असम का त्योहार है और सोलांग कहाँ का त्योहार है? तो सोलांग है अरुणाचल प्रदेश का। त्रिपुरा का त्योहार कौन सा है? तो हिकरू जो है त्रिपुरा का त्योहार है और हितोगावा कहाँ का त्योहार है? तो हितोगावा जो त्योहार है वो है मणिपुर का त्योहार है और फ्लामिंगो त्योहार कहाँ का है? तो फ्लामिंगो आंध्र प्रदेश का त्योहार है। सांगकेन अरुणाचल प्रदेश का त्योहार है। रजनी गरबा असम का त्योहार है। राजिम कुंभ कहाँ का त्योहार है? तो छत्तीसगढ़ के प्रयागराज का त्योहार है। सनबर्न कहाँ का है? तो गोवा का है सनबर्न और रण उत्सव कहाँ का है? तो ये गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पारित हुआ कब पारित हुआ? तो ये 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? तो ये प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई, जिनमें से 6+1 सदस्य थे, ठीक है। तो इसमें जो क्रम हो जाएगा पहले किसको रखेंगे? पहले रखेंगे संविधान सभा द्वारा पहली बैठक 1946 को हुई, पहले 1946 को रखेंगे, फिर 1947 को रखेंगे, फिर 1949 को रखेंगे और फिर अंतिम में 1950 को रखेंगे, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। स्वीकार कब किया गया? तो स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया गया। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 24 मई 1946 को आया था।
संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार पटेल जी। कौन थे? सरदार पटेल। और सरदार पटेल सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष थे। और सलाहकार समिति की 2 उप समिति थी। कौन सी समिति थी? तो एक समिति मूल अधिकार थी और दूसरी थी अल्पसंख्यक। और अगर बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये 3 समिति इनके अंडर में थी। कौन कौन सी? तो पहली समिति थी राज्य समिति, दूसरी संघ शक्ति समिति थी और तीसरी संघ संविधान समिति। ये 3 समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थी। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में 2 समिति थी, पहली नियम समिति, दूसरा संचालन समिति। अब आगे की बात करें तो झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। और प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उषा नाथ सेन थे। उषा नाथ सेन। वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो SK धर थे। कौन सा सही नहीं है? तो KM मुंशी संविधान के प्रारूप समिति के संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट 1947 द्वारा पंचायती राज की प्रस्तुति की गई, तो ये भी सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का राष्ट्रपति नहीं होता। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। ये आर्टिकल 32 में बताया गया है। आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट जारी होती हैं। कौन कौन सी रिट? पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, दूसरी होती है परमादेश होती है, और तीसरी मैंने लिखना यहाँ भूल गए, तो तीसरी होती है प्रतिषेध होती है। ठीक है, प्रतिषेध तीसरी होती है। और चौथी की बात करें तो चौथी होती है उत्प्रेषण। कौन सी होती? चौथी उत्प्रेषण होती है। और 5वीं जो अपनी होती है वो होती है अधिकार परीक्षा। 8वां क्वेश्चन, संविधान सभा में भारतीय संविधान की तृतीय वाचक कब हुआ? तो तृतीय वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 को। टोटल 3 वाचन हुए संविधान के। पहला वाचन 4 नवंबर को हुआ, 9 नवंबर 1948 को ख़त्म हुआ। और 5 नवंबर 1948 से शुरू हुआ सेकंड वाचन, और 17 अक्टूबर 1949 को ख़त्म हुआ। तीसरा वाचन कब हुआ? तो तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ, 26 नवंबर 1949 को ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्यों का संघ होगा, यह शब्द किस देश से लिया गया? तो किस देश से लिया गया? तो ये कनाडा से लिया गया है। कनाडा से हमने अवशिष्ट शक्तियाँ भी ली हैं और केंद्रीय प्रणाली भी यहाँ से ली है। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची लिया है और प्रस्तावना की भाषा ली है। और ऑस्ट्रेलिया से हमने संयुक्त बैठक का प्रावधान भी लिया है, जो कि अनुच्छेद 108 में बताता है। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है, न्यायिक पुनर्विचार को लिया है और स्वतंत्र न्यायपालिका को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व कौन में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के 12 सदस्य नामांकित का प्रावधान भी लिया गया है। जापान से हमने क्या लिया है? तो जापान से हमने विधि द्वारा स्थापना की प्रक्रिया ली है। और ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता ली है और संसदीय प्रणाली ली है और विधि का समान शासन लिया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? तो मौलिक कर्तव्य हमने USSR मतलब कि रूस से लिए हैं। और पंचवर्षीय योजना भी हमने रूस से ली है। और प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग जो होता है उसे भी हमने रूस से ही लिया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से हमने इनको लिया है। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया? तो ये 1935 के अधिनियम से हमने लिया है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सिंधु सभ्यता के लोग किस से परिचित नहीं थे? तो ये शेर से परिचित नहीं थे। हड़प्पा संस्कृति किस की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है? तो उत्तरी सीमा का निर्धारण मांडा करता है। राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट है और रोपड़ जो है पंजाब के सतलज नदी के किनारे है। और हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। इनकी खोज 1921 में दयाराम सहारी ने की थी।
हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित है। ये दूसरी सबसे बड़ी साइट है। पहली बड़ी साइट कौन थी? तो पहली बड़ी साइट है राखीगढ़ी। पहली बड़ी साइट राखीगढ़ी है, दूसरी साइट है धौलावीरा। कालीबंगा राजस्थान में है। इसकी खोज 1953 में अलमानंद घोष ने की थी। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और इसकी खोज की थी 1953 में आर राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूची मिलाइए। ऋग्वेद का संबंध किससे है? कैसितकी और ऐतराय से एक संबंध है ऋग्वेद का। यजुर्वेद का संबंध शतपथ ब्राह्मण और तैतरेय से संबंधित है। सामवेद का संबंध पंचविश से है और अर्थवेद का संबंध गौपथ ब्राह्मण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही नहीं है? तो इसमें देखिए ऋग्वेद में 1028 संस्करण है और इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्र कहलाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जिसको लिखा था विश्वामित्र ने। और कृषि के बारे में चौथे मंडल में पता चलता है। और दशरायन युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ और किसने? राजा सुदामा ने लड़ा था। ये 7वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। रावी नदी का पुराना नाम क्या है? तो रावी नदी का पुराना नाम है पुरुषणी। और चेनाब नदी का पुराना नाम आर्किड़ी है। और झेलम नदी का पुराना नाम वेतस्ता है। और सतलज नदी का पुराना नाम सतुदुर्री है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी किसने दी? A.G. टॉन्सले ने दी। पारिस्थितिकी तंत्र को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र आता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण ऊर्जा घटती है। ठीक है। इसमें 10% का नियम लगता है। कैसे? अगर हम बात करें कि 10,000 किलो केल्विन ऊर्जा है पौधों में, तो फिर ये प्राथमिक उपभोक्ता में 1000 किलो केल्विन ही जाएगी और फिर द्वितीयक उपभोक्ता में 100 किलो केल्विन ऊर्जा जाएगी और लास्ट यानी अंतिम तृतीय उपभोक्ता में 10 किलो केल्विन ऊर्जा जाएगी। मतलब कि 10% ऊर्जा का ह्रास होता रहेगा। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव कौन से स्थान पर है? तो मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। ठीक है। और इसमें इकोसिस्टम के संबंध में सत्य है। तो इकोसिस्टम के संबंध में उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। ठीक है। और जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है? तो जनसांख्यिकीय लाभांश है 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या को जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया? तो माल्थस ने 1798 में दिया था। आश्रित जनसंख्या 6 से 15 वर्ष की होती है और फिर 64 वर्ष की होती है। और 23वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत किस केंद्र शासित में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो किस केंद्र शासित मतलब कि यूटी में है तो दमन और दीव में है। ठीक है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? तो ये यूटी की बात करें तो ये पुदुचेरी में है। ठीक है ना, पुदुचेरी में। और अगर राज्य में बात करें तो सबसे ज़्यादा राज्य में कहाँ है? तो केरल में है लिंगानुपात। और सेकंड कौन सा है? तमिलनाडु का। ठीक है। सबसे कम राज्य में लिंगानुपात कौन सा है? तो कौन सा राज्य में सबसे कम है? तो हरियाणा में है। और सेकंड नंबर पे सिक्किम आता है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जिला में कहाँ है? तो माहे में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है जो कि जिला में है। सेकंड है अल्मोड़ा। और न्यूनतम किस में है? तो न्यूनतम है दमन में, जिला के माध्यम में दमन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम थी? तो सिक्किम में सबसे कम महिला साक्षरता थी। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ है? नहीं, सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में है। दूसरे नंबर पे मिजोरम आता है। तीसरे नंबर पे यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप आता है सबसे ज़्यादा साक्षर। और सबसे कम साक्षर कहाँ है? तो बिहार में है। सेकंड है राजस्थान में और थर्ड है झारखंड में।
महिला साक्षरता कहाँ है तो केरल में है, और सेकंड नंबर पे मिजोरम आता है। महिला पुरुष के साक्षरता का सबसे बड़ा अंतर कहाँ देखने को मिलता है तो राजस्थान में देखने को मिलता है 27.1% के साथ। सबसे कम अंतर कहाँ देखने को मिलेगा तो सबसे कम अंतर मेघालय में देखने को मिलेगा 3.1% के साथ। सबसे ज़्यादा साक्षरता जिला कौन सा है तो सिरछिप जिला है जो कि मिजोरम का है, और सेकंड है अजवल है, ठीक है। और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है तो अलीराजपुर है, ठीक है ना, अलीराजपुर जो कि एमपी का है। और सेकंड है बीजापुर जो कि छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 से 2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई तो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि नागालैंड में हुई। सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला राज्य कौन सा तो मेघालय है। और यूटी में सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला राज्य यूटी में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई तो ये दादर नागर हवेली में। यूटी में सबसे कम कहाँ हुई तो यूटी में सबसे कम लक्षद्वीप में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां है, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों को घर में रफ में या कॉपी में सॉल्व करना है। हम 27 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है पेरिस्कोप का। पायरोमीटर का उपयोग तापमान में किया जाता है। स्पीडिया स्कोप का उपयोग पिक्चर में किया जाता है। और ऑडोमीटर का उपयोग आपकी गाड़ी कितनी चली है ये बताता है। स्पीडोमीटर गाड़ी की गति बताता है। और एनीमोमीटर पवन के वेग को बताता है। क्रोनोमीटर क्या बताता है समय का मापन बताता है, क्रोमिनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है तो ये पानी की गहराई मापने के लिए। डाल्टन का सिद्धांत का नियम पर आधारित है तो रासायनिक संयोजकता पर। इसने कहा था प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना है, कणों को परमाणु इसने कहा था। प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है इसने कहा था। परमाणु की अविभाज्यता का सिद्धांत इसने दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने 1897 में की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1920 में की थी। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी 1932 में। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था तो जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। इसमें अभिकारकों और उत्पादों का योग अपरिवर्तित रहता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। एंटोमोलॉजी कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं। हार्पेटोलॉजी उभयचर और सरीसृप के अध्ययन को कहते हैं। इथोलॉजी पशु व्यवहार को कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव व्यवहार कहलाता है। और पेलिटियोलॉजी क्या कहलाता है जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है। आगे की बात करें तो अरकनोलॉजी मकड़ी के अध्ययन को कहते हैं। और साइनोलॉजी क्या कहलाता कुत्ते को अध्ययन को। और क्या सोरोलॉजी क्या कहलाता छिपकली के अध्ययन को। अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है तो ये एटीपी होती है। एडीपी और एडीपी प्लस अकार्बनिक फास्फेट मिलकर एटीपी बनाते हैं यानी ऊर्जा को बनाते हैं। और कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या कहलाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। कौन सा कोशिकांग विषवत पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है तो अंतर्द्रवी जालिका होती है जो खत्म कर देती है। राइडेन और स्वेन द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्न में से किन जीवों पर लागू नहीं होता तो ये विषाणुओं पर लागू नहीं होता। कौन सा कथन सही है तो देखो वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा तो ये सही है। और 1 जनवरी 2024 में
इथियोपी, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के 5 नए सदस्य बने, तो ये भी इसमें सही है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? तो 2009 में हुई। साउथ अफ्रीका इसमें कब जुड़ा? तो 2010 में जुड़ा। पहला सम्मेलन 2009 में हुआ, यकतेरिनबर्ग में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी कथन सत्य है। कथन कौन कौन से? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान में इसकी गणना की गई। देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं। हिम तेंदुओं की आबादी लद्दाख में ज़्यादा है। कितनी है? ये 477 है। कितने हैं? 477 है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का संबंध में सम्मेलन कीजिए। देखो पहला क्या है, देखो बेस्ट फिल्म अवार्ड 12th फेल को मिला था और बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर कपूर को मिला था। ये 69वें फिल्म फेयर अवार्ड था। देखो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? एनिमल को मिला था। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विधु विनोद 12th फेल को मिला है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को मिला है जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? तो रानी मुखर्जी थी, मिस्टर चटर्जी और नॉर्वे के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन थे? तो अनिल कपूर थे। और बेस्ट नेगेटिव रोल किसने निभाया था? तो ये बॉबी देओल ने निभाया था। बेस्ट म्यूजिक अवार्ड एनिमल को मिला, कौन? अर्जुन वैली को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो दिव्य कीर्ति सिंह जी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। अर्जुन अवार्ड शुरू कब हुए? तो ये 1961 में शुरू हुए। अर्जुन पुरस्कार विजेता को 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रथम पुरुष अर्जुन पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो कृष्ण दास जी थे, 1961 में मिला। और बात करें प्रथम महिला, भारतीय महिला कौन सी थी? तो ओइन बेम देवी थी। ठीक है। और 2024 में 26 खिलाड़ियों को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अंतिम, संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ हुए? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास देखो आयुक्तिय अभ्यास कहाँ हुआ? तो अंडमान निकोबार में हुआ, भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। डेजर्ट साइक्लोन कहाँ हुआ? तो थार रेगिस्तान में हुआ, भारत और यूएई के बीच हुआ। मिलन कहाँ हुआ? तो मिलन हुआ विशाखापट्टनम में हुआ और बहुराष्ट्रीय में हुआ। ठीक, बहुराष्ट्रीय इसमें शामिल रहे। और 11वां खंजर अभ्यास कहाँ हुआ? तो ये हुआ बकलोह में हुआ। ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में हुआ। तर्कस कहाँ हुआ? तर्कस 2 देशों के बीच हुआ, भारत और अमेरिका के बीच हुआ। ये होमवर्क का क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।